Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. बदलते मौसम में अक्सर लोग अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं और अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनकी सेहत का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। अमूमन छोटी छोटी गलतियों के कारण कई बार बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं और ऐसे में उनकी अच्छी सेहत के लिए आपको समय समय पे सही कदम उठाना चाहिए। आज जागरण डायलॉग्स के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि बदलते मौसम में आप अपने बच्चों की सेहत का कैसे खास ख्याल रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण न्यू मीडिया, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट सुभाशीष दत्ता, डेप्टी एडिटर विद जागरण न्यू मीडिया, और दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। So we have with us Dr. Hanish Bajaj. He is pediatrician at Meadow Chubby Cheeks Child Care Clinic. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे दूसरी गेस्ट हैं डॉक्टर सौजन्या। शी इज कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट एट फर्नांडिस हॉस्पिटल हैदराबाद। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद। और समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल डॉक्टर हनीश मेरा आपसे है कि आजकल जैसे हम सब जानते हैं कि डेंगू काफी फैला हुआ है और डेंगू इन्फेक्शन बहुत से लोगों को हो भी रहा है, स्पेशली बारिश के मौसम में, और बच्चे भी इससे बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। सो अगर हम बच्चों की बात करें तो हम अपने बच्चों की ऐसे में क्या उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए और हम अपने बच्चों को कैसे सेफ रख सकते हैं इस डेंगू इन्फेक्शन से, प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं। सो बेसिकली डेंगू एक वायरल इलनेस है जो जनरली जुलाई से अक्टूबर के महीनों में ज्यादा रहता है, क्योंकि इस समय वाटर लॉजिंग एंड काफी रहती है। तो अगर हम कुछ सावधानियां बरते तो हम अपने बच्चों को इनसे बचा सकते हैं, और कुछ हद तक हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले तो हमें कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, घर में, घर के आसपास कहीं पे भी। ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम घर के आसपास भी देख रहे हैं तो हमें उसका सॉल्यूशन निकलवाना है, आइदर विद द कम्युनिटी और विद द हमारी लोकल अथॉरिटीज के साथ। दूसरा, हमें शाम के होने के बाद घर के खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं ताकि मच्छर अंदर ना घुस सकें। हमें अपने बच्चों को पूरे बाजू के कपड़े पहनाने हैं एंड दे शुड बी कंप्लीटली कवरिंग द बॉडी, सो दैट बच्चों को मच्छर काटने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। हम अपने बच्चों के लिए जो ओपन स्किन स्पेसेस हैं वहाँ के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट्स आते हैं, वो लगा के उनको थोड़ा सेव कर सकते हैं। उनको हेल्दी डाइट देनी है, हाइड्रेटेड रखना है एंड हाइजीन मेंटेन रखनी है। सो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम डेंगू के वायरस से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। सेकेंडली, हमें पैनिक नहीं होना है। अगर डेंगू हो भी जाता है तो इट्स मोस्टली ए ट्रीटेबल कंडीशन। हम अपने डॉक्टर से जाके मिलें, उनसे इलाज कराएं, और उचित इलाज के बाद ये जनरली अपने कोर्स के बाद एक ठीक हो जाता है। तो हमें पैनिक नहीं करना है कि प्लेटलेट्स कम हो रही हैं या फिर प्लेटलेट चढ़ाना। जनरली 95% केसेस में डेंगू इट्स ए नेचुरल इम्यून कोर्स जो कि 5 से 7 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर हनीश, आपने हमें बताया इस डेंगू इन्फेक्शन से अपने बच्चों को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर सौजन्या, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमारे देश में अब स्कूल्स खुल गए हैं और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू भी कर दिया है, लेकिन बच्चों की बात करें तो हमारे देश में उनके लिए अभी भी कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो हमें थोड़ा ये बताइए कि जो पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको किन खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए। शुक्रिया। तो पहले जो आपने बात कही है कि बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, वो सही चीज आपने बताई है। तो जो हमें सावधानी बरतनी है वो घर से शुरू करनी पड़ती है। तो प्रिफरेबली जो बच्चों को हम स्कूल भेजना चाहते हैं उनके सारे माता पिता और घर वाले खुद पहले वैक्सीन ले लेंगे तो घर में ही प्रोटेक्शन जो है शुरू हो जाता है। उसके बाद जब हम स्कूल उन्हें भेजना चाहते हैं तो अगर बच्चे 5 साल के ऊपर के हैं, उम्र के हैं, तो वो लोग मास्क पहन सकते हैं, क्योंकि 5 साल के अंदर के बच्चों के लिए मास्क जो है मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल चीज होती है। मास्क पहनना बड़ी बात नहीं है, उसको सही तरह से पहनना ताकि वो अपने नाक, मुंह और पूरी चेहरे को कवर कर सके और उसको बीच में ना छुए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और छूने से पहले, छूने के बाद हाथों को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये मास्क के लिए उनको मेंटेन करने का जो शिक्षण होता है वो घर में हमें पेरेंट्स को सिखाना पड़ता है।
और मास्क को बीच में आगे से छूना मना है, उनको बताना पड़ता है। और ये सब चीजें हम उनको तभी बता पाते हैं अगर हम सही तरह से पहले उनको फॉलो करते हैं, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादातर जो है ना अपने पेरेंट्स या बड़ों से ही सीखते हैं, हम उनके पहले टीचर्स होते हैं। तो इसीलिए मास्क का उपयोग करना हमें सही तरह से उनको सिखाना पड़ता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, क्लासेस में डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन किया जाएगा, अभी आने वाले कुछ समय तक तो ये नियम बने रहेंगे। तो बच्चों को टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करके ये सोशल डिस्टेंसिंग क्लास में कैसे मेंटेन करना है। और अगर फिजिकल एक्टिविटी क्लासेस है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें खुले वातावरण में अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या फिर कोई ग्रुप एक्टिविटीज कर पाए तो उसमें क्या होता है, हमें सफोकेशन या फिर ये बंद कमरों में जो फैलने का जो डर होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए ओपन स्पेस में हम अगर ग्रुप एक्टिविटी, कोई भी क्राफ्ट क्लासेस हो, डांस क्लासेस हो, सिंगिंग हो, एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी हम करते हैं, अगर हमें वो खुले वातावरण में कर पाएंगे स्कूल मैनेजमेंट से बात करके, तो इन चीजों से भी बहुत हम स्प्रेड को कम कर सकते हैं। और तीसरी चीज, मैनेजमेंट्स की तरफ से स्कूल्स में फैसिलिटीज फॉर हैंड वॉशिंग एडिक्वेटली बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले इतना एम्फेसिस हैंड वॉश, हैंड हाइजीन पे नहीं था, अभी तो जरूरी है। और इतने सारे बच्चों में हैंड वॉशिंग के लिए उन्हें वेट ना करना पड़े और सैनिटाइजर्स उनके हाथों में देना चाहिए क्लास में, तो ये उनको मैनेजमेंट की तरफ से करना पड़ेगा। और लंच टाइम, स्नैक टाइम, दैट इज अनदर टाइम जहाँ पे बच्चे, क्योंकि हम जितना भी बच्चों को समझाए वो कैरिड अवे हो ही जाते हैं, क्योंकि उनके अपने दोस्तों से मिलना है, और वो भी 2 साल के बाद अगर वो जा रहे हैं, मिल रहे, तो हम एक तरफ से उन्हें रोक भी नहीं सकते कि जाओ दूसरे बच्चों से मत मिलो, तुम दूरी मेंटेन करो, तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज हो जाती है। तो सुपरवाइजर्स को बढ़ाना पड़ेगा संख्या में, कि वो लोग मॉनिटर करें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग कितनी तरह से मेंटेन हो पा रही है, अगर नहीं होती है तो इमीडिएटली हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन कराना। सो ये सब छोटी छोटी चीजें, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेरेंट्स पहले वैक्सीन ले ले तो घर में स्प्रेड जो है बहुत कम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौजन्या, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी सावधानियां बरतनी चाहिए। अब मैं डॉक्टर हनीश आपके पास दोबारा आना चाहूंगी अपने अगले सवाल के साथ। हम जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं they are vulnerable to basic common infections like common cold हो गया, सर्दी खांसी जुकाम होता है, बच्चों को बार बार होता है as compared to adults। so ऐसे में क्या करना चाहिए सो दैट हम बच्चों में जो फ्रीक्वेंटली रेकरिंग इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस है, उससे हम उनको प्रिवेंट कर सकें। तो आप प्लीज हमें कुछ तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और अगर हम थोड़ी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने बच्चों को कफ एंड कोल्ड से नॉर्मली बचा सकते हैं। तो कफ एंड कोल्ड is mostly a flu infection. These are viral infections and there are lot many type of cold viruses in the body and in the atmosphere. तो हमें अपने बच्चों को 2-3 चीजों का सलाह देनी है। एक तो उनको हैंड हाइजीन, विच इज अगेन कॉमन इशू। तो हाथ धोने हैं किसी भी सरफेस को टच करने से पहले या किसी सरफेस को टच करने के बाद अपने आप हमेशा हैंड वॉशिंग करनी है। हाइड्रेशन बहुत जरूरी चीज है। तो अगर हमारे बच्चे बहुत लिक्विड्स लेते रहेंगे तो उनकी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, जो कि हमारे बच्चों को कफ कोल्ड होने से बार बार बचाता रहता है। हमें एक दूसरे के प्लेट्स एंड ग्लासेस को यूज नहीं करना है। तो ये भी हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है इन चीज़ों में भी। दूसरा, अगर हम क्लोथिंग प्रॉपर रखेंगे, हाइजीन मेंटेन रखेंगे, घर की एटमॉस्फेरिक हाइजीन मेंटेन रखेंगे, तो हम काफ़ी हद तक अपने बच्चों को कफ कोल्ड से बचा सकते हैं। कुछ हम नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टअप्स, जैसे कि हम विटामिन सी इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ इम्यूनिटी। तो अगर हम अपने डाइट में विटामिन सी रिच डाइट्स इंक्लूड कर सकें, हेल्दी फ्रूट्स दे सकें, उनको हेल्दी घर का खाना प्रमोट करेंगे, तो भी काफी मददगार रहेगा, जो कि बच्चों को कफ एंड कोल्ड एंड नॉर्मल फ्लू से बचाता है। थैंक यू डॉक्टर हनीश। डॉक्टर सौजन्या, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। अभी हमने बात की कि कैसे वायरल फीवर और ये बच्चे ज्यादा प्रोन होते हैं इन सब चीजों से। सो थोड़ा हमें ये बताइए कि बच्चों की इम्यूनिटी हम नेचुरल तरीकों से कैसे बढ़ा सकते हैं। पेरेंट्स क्या क्या ऐसा कोई डाइटरी चेंजेस करके या कुछ नेचुरल तरीकों से या कोई योगा या एक्सरसाइजेस से कैसे नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ सकती है?
ये तो आई थिंक लास्ट 2 years में मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चन रहा होगा कि हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। बड़ों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, हर एक एज ग्रुप की तरफ से आई थिंक एवरीबडी हैज बिकम वेरी क्यूरियस। अभी सब लोग जानना चाहते हैं इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है। तो नेचुरल बच्चों के लिए आई थिंक हमारे जो देश का खाना क्यूजीन है, जो हम होममेड फूड बनाते हैं, इधर साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, कोई भी हो, नेचुरली हम अगर उसको स्टिक करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे पोषक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सब मिल जाते हैं। अगर हम जो बोलते हैं बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, जो संतुलित आहार होता है ना, वो सब हमारे घर के चीजों में, खाने में हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। तो हमें क्या है, बैलेंस्ड डाइट कैसे बना सकते हैं? तो एक जो है, हमें वी शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट एनीथिंग। तो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और फाइबर चाहिए, इसके साथ दूध और डायरी प्रोडक्ट्स लाइक दही। तो इन सब चीजों को हर डे के मील में हम अगर थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड करते हैं तो उससे हम बहुत सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स बच्चों को दे पाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो भी कलर्ड चीजें होती हैं, जैसे कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, टोमेटोज है, या फिर कैरेट्स है, या फिर कैप्सिकम्स है, ऐसे जो कलर्ड वेजिटेबल्स होते हैं जनरली ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि ऑब्वियसली बच्चे इंटरेस्ट उतना नहीं दिखाते हैं ऐसे वेजिटेबल्स को खाने के लिए, तो हमें इंटरेस्टिंग रेसिपीज ट्राई करके इनको डेली डाइट में अगर हम इंक्लूड कर पाए तो उससे भी हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बनाना खाने से खांसी हो जाती है, सिट्रस फ्रूट्स खाने से सर्दी हो जाती है स्पेशली, और दही तो बिल्कुल बहुत सारे पेरेंट्स अवॉइड करते हैं। बट साइंटिफिकली अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो दूध से कंपेयर करें तो दही बहुत ही श्रेष्ठ होता है बॉडी के लिए, क्योंकि दही में फर्मेंटेड फूड होता है, उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत सारे प्रोबायोटिक्स, जो आपको अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं ना, अगर हमारे बॉडी में उनकी संख्या बढ़ाई जाए तो इम्यूनिटी नेचुरली बढ़ती है, और जो वायरस, अन्य बैक्टीरिया जो हमें अटैक करने की कोशिश करते हैं उनसे हमें बहुत बचाव मिलती है। तो सिट्रस फ्रूट्स दीजिए, सीजनल फ्रूट्स जो कोई भी हो। तो ये अगर आप नोटिस करते हैं कि कुछ फूड देने के बाद बेबी को सर्दी खांसी होती है, आपको हमेशा आप नोटिस करें तो उसको अवॉइड करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स की सब लोग बोलते हैं कि हमें अवॉइड करना है, नहीं करना है। मोस्ट ऑफन प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि वो रेफ्रिजरेटेड फूड्स होते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है कर्ड या फिर फ्रूट्स, और डायरेक्टली बेबी को दे दिया जाता है। उसकी वजह से कभी कभी ये कोल्ड की वजह से स्पैज्म होके बेबी को कॉफ या कोल्ड हो सकता है। इसीलिए फ्रेशली मेड कर्ड, जो जबका जमता है दही, वो दीजिए डेफिनेटली 1 to 2 cups। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मीट, स्पेशली फिश, पाउल्ट्री, एग्स, ये सब आप वेज डाइट में इंक्लूड करें। अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप नट्स एंड फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ आप इम्यूनिटी कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा जो डाइट का मामला है, उसमें हम ये कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमें थोड़ी चीजें अवॉइड करनी है इम्यूनिटी के लिए, वो है जंक फूड्स। और आजकल जब बच्चे घर में ज्यादातर बोर हो जाते हैं तो बहुत सारे स्विगी करना, जोमेटो करना, ये तो हमें हमारा रोज का काम हो चुका है। बट ऐसे डाइट्स जो होते हैं, पिज्जा, चिप्स, बर्गर्स, टेस्टी होते हैं जरूर, बट इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये बनाना हाइजीनिकली भी नहीं होते हैं, और इसमें ज्यादातर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इनका संतुलित मिश्रण नहीं होता है। तो इन चीजों से एक तो बेबी का भूख मिट जाने की प्रॉब्लम है, दूसरी न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी नहीं रहती है, और बहुत ज्यादा कैलोरीज लेने की वजह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो ओबेसिटी या फिर वेट गेन भी बच्चों में आजकल हम देखते हैं। तो दूसरी बात आपने खुद बताया, योगा और एक्सरसाइज, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एज एक्सरसाइज हर एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और फिजिकल स्टैमिना बढ़ाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बड़े भी, अगर हम लॉकडाउन में हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो वी हैव टू टेक आउट टाइम and play with our kids, and that is the best exercise, and make them a habit कि थोड़ा नीचे जाए, वॉकिंग करे, जॉगिंग करे, कुछ बैडमिंटन खेले। तो some activity we have to do, group family activities. So I think to sum up, ये सब करने से हम हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आप लेने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपके पीडियाट्रिशियन जो है वो एडवाइस करते हैं, स्पेसिफिकली डेफिशिएंसी है, तभी आपको विटामिन की गोलियां या सिरप्स लेनी है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौजन्या। और आपने काफी डिटेल में बताया कि कैसे बच्चों की इम्यूनिटी को हम नेचुरल तरीकों से बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला सवाल डॉक्टर हनीश मेरा आपसे है कि हम जानते हैं विंटर्स आ रहे हैं और एयर पोल्यूशन की समस्या भी बढ़ती है जैसे जैसे विंटर्स आते हैं। नॉट ओनली नॉर्थ इंडिया बट एंटायर नेशन सफर्स फ्रॉम पोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। तो ऐसे में जो एक्सपोजर है ऐसी स्मॉग से या डर्टी एयर से, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, चेस्ट कंजेशन होने लगता है। तो ऐसे में आप हमें बताएं कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हम जो बच्चे हैं उसमें अर्ली रेस्पिरेटरी एलिमेंट से हम उनको बचा सकें। सबसे पहले तो यहाँ पे हम अडल्ट की जिम्मेदारी बनती है, जो कि बहुत कॉमन डिस्कशन रहता है, पराली जलाना और पोल्यूशन को कम करना। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है एंड प्रिकॉशंस लेनी है कि हम अपने एटमॉस्फेयर के पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकें, क्योंकि ये बेसिक जिम्मेदारी हम अडल्ट की है और हमारे बच्चों का इम्पैक्ट हो रहा है इनसे। दूसरा, हम बच्चों को हाइड्रेटेड रखेंगे, उनको थोड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर एंड हेल्दी फूड देंगे, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज को इम्प्रूव करेंगे, तो भी बच्चों की इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है टू फाइट विद दीज पॉल्यूशन। तीसरा, जो हमारे बच्चे जिनको एलर्जीज की प्रॉब्लम रहती है, जो एस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, सो ऐसे फैमिलीज को और पेरेंट्स को खासकर ध्यान रखना है कि घर में पॉल्यूशन बहुत ना हो। जो हमारे घर के बेडशीट्स हैं या जो भी हमारे कर्टेन्स हैं, उनको रेगुलर क्लीन करके रखें, क्योंकि डस्ट, दे आर द सोर्स ऑफ डस्ट फॉर द किड। और जो बच्चे इम्यून टू एलर्जीज होते हैं तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम करती हैं चीजें। तो अगर हम घर की साफ सफाई मेंटेन रखेंगे और हमारे बाहर के एटमॉस्फेयर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो हम काफी हद तक हम एयर कंजेशन एंड पॉल्यूशन से बचा पाएंगे। तीसरी बहुत काम की चीज कि हमें अपने बच्चों को अननेसरी बिना डॉक्टर से एडवाइस लिए दवाइयां नहीं देनी है, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स आजकल करते हैं कि पहली बार जो डॉक्टर ने दवाई ली थी वही हम दोबारा दे देते हैं। हो सकता है इस बार प्रॉब्लम दूसरी हो सकता है कंजेशन की दिक्कत कम हो या ज्यादा हो। तो दवाइयाँ अगर आपको देनी है तो आपको हमेशा अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लेनी है, उसी के बाद प्रिस्क्राइब करनी है। चौथा, अगर हम अपने डाइट्स में नेचुरल फूड एंड जंक्स को अवॉइड करें, जैसे कि डॉक्टर सौजन्या ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ा के इन सब प्रॉब्लम से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। तो अब छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और हम काफी हद तक इन चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर हनीश। डॉक्टर सौजन्या, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा, बट ये मेरा सवाल एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए है और हमने ये जो प्रॉब्लम है ये हमने न्यूबॉर्न बेबीज में बहुत ज्यादा अभी देखी है, जो है न्यूनेटल जॉन्डिस की प्रॉब्लम। सो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है और इससे मतलब क्या डरना चाहिए बहुत ज्यादा? शुक्रिया। तो एक्चुअली नियोनेटल जॉन्डिस या पीलिया हम जो भी कहते हैं, तो आपने जैसे कहा ये बहुत ही कॉमन समस्या है जो हम नवजात शिशु या फिर न्यूबॉर्न बेबीज में हम देखते हैं। इसके कई तरह के कारण होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है हमें इसमें 2 टाइप्स के जॉन्डिस होते हैं। एक हम डायरेक्ट जॉन्डिस बोलते हैं, एक इनडायरेक्ट बोलते हैं। ये इनडायरेक्ट जॉन्डिस जो है यही बहुत कॉमन चीज है जो हम सारे बच्चों में मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80 to 90% ऑफ बेबीज में डे 3 या डे 5, तीसरे से 5वें दिन के बीच में हम ये देखते हैं। तो अगर जॉन्डिस होता है बेबी को, पहले आप घबराइए मत, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और इसका इलाज भी बहुत सिंपल है। इलाज भी हम तभी करते हैं जब इसका वैल्यू जो है इलाज के रेंज में होता है। तो ये रेंज सब बेबीज को एक ही तरह नहीं रहता है कि एक ही फिगर है कि इसके वैल्यू के ऊपर है तो ट्रीट करना, ऐसा सभी बच्चों को एक वैल्यू नहीं रहता है। बेबी कितने दिनों का बेबी है, पैदा हुए समय उनका बेबी का बर्थ वेट जो है, वजन कितना था, या फिर बेबी को कोई और रिस्क फैक्टर्स है, इन 3 चीजों को हम नजर में रखते हुए थोड़े चार्ट्स हैं, बिलिरुबिन चार्ट्स जो हम बताते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो रिस्क फैक्टर्स आम तरह से क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप मिसमैच। अगर मदर का ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव है और बेबी का अगर पॉजिटिव होता है तो ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर जिसमें जॉन्डिस ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। दूसरी तरह अगर मदर का ओ ब्लड ग्रुप है और बेबी का ओ के अलावा ए या बी होता है तो भी जो खून होता है वो जल्दी फटने के चांसेस होते हैं और उसकी वजह से जॉन्डिस प्रोडक्ट्स बॉडी में फैल के जॉन्डिस बढ़ते हैं। तीसरी तरह अगर बेबी वजन कम या फिर प्रीटर्म जो बोलते हैं 9 महीने पूरे होने से पहले जो पैदा होते हैं या फिर 2.5 किलो के अंदर जो पैदा होते हैं, उनमें जो है लिवर थोड़ा इमेच्योर रहता है तो उसकी
वजह से वो लोड टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं और इनके लिए सिंपल सॉल्यूशन है कि हम फोटोथेरेपी लाइट्स जो होते हैं हॉस्पिटल में, उसमें बेबी को यूजुअली 24 to 48 आवर्स वो लाइट्स के नीचे रखते हैं, तो ये जॉन्डिस यूरिन में निकल जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रिवेंट कैसे करना, ये सवाल सबका होता है माओं का कि मैं खाने में परहेज करूं, मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, मुझे अंडा नहीं खाना है, कुछ नहीं दे रहे मेरे मम्मी पापा क्योंकि बोल रहे कि मेरे खाने से। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये जॉन्डिस जो है खाने से फैलने वाला जॉन्डिस नहीं है, ये बॉडी में बच्चे के एडजस्टमेंट का जो प्रॉब्लम है, आइदर ब्लड ग्रुप की वजह से या फिर किसी और की वजह से होने वाला प्रॉब्लम। तो इसमें माँ के डाइट को प्लीज आप रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए, क्योंकि उनको दूध अच्छा प्रोड्यूस करने के लिए फिर से संतुलित आहार लेना पड़ेगा। और तीसरी बात है, अगर माँ का दूध कम होता है, किसी कारण वो नहीं दे पा रही है और बेबी का वेट लॉस जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भी जॉन्डिस बढ़ता है। इसीलिए हमें हमेशा देखना है कि बेबी का फीडिंग कैसा है, माँ का दूध अच्छा बेबी को पहुंच रहा है या नहीं, बेबी अच्छा यूरिन मोशन पास कर रहा है या नहीं। तो ये चीजों को आप नोटिस करेंगे तो उसके हिसाब से हम मोस्ट ऑफन जॉन्डिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड सनलाइट में रखने से जॉन्डिस कम होता है, अनदर एक मिथ है या फिर लॉजिक है जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बताते हैं कि आजकल बहुत क्लाउड्स है तो हम नहीं रख पाए, शायद इसी की वजह से जॉन्डिस बढ़ा है। ऐसा नहीं है, सनलाइट में रखने से बेबी को जॉन्डिस प्रिवेंट होना या फिर कम होना बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि सनलाइट में बहुत सारे रेस और रेडिएशन होता है, उससे बेबी वेट लॉस होके, टैन होके, दूसरे स्किन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए आप नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, अगर रेंज में है तो वो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौजन्या। मैं डॉक्टर हनीश आपके पास एक बार फिर से सवाल के साथ आना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ पे हम आजकल सुन रहे हैं, काफी चर्चा हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, नॉट ओनली इन एडल्ट्स बट बच्चों में भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज सुनने में आ रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसे कौन कौन से होते हैं जिससे जो बच्चे फेस कर सकते हैं, और हमें एज अ पेरेंट और एज एन एडल्ट हमें इसके लिए किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सो मेंटल हेल्थ के इश्यूज अभी कुछ टाइम से काफी ज्यादा निकल के आए हैं, बच्चों में भी काफी केसेस आ रहे हैं। लॉकडाउन ने भी इस पे इम्पैक्ट किया है बच्चों के केसेस में। सो जब से लॉकडाउन लगा है बच्चे घर पे ही रह रहे हैं, बच्चे अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, बाहर खेल नहीं पा रहे हैं, तो वो काफी इम्पैक्ट कर रहा है उनको। जो मोस्ट कॉमन मेंटल केसेस हैं जो आजकल बच्चों में देखने को मिल रहे हैं, एंजाइटी काफी है बच्चों में, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स काफी आ रही हैं हमारे टीनेजर्स में, छोटे बच्चों में एग्रेशन काफी हो गया है, टेम्पर टेंट्रम्स काफी थ्रो करने लगे हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आने लगा है उनको, सैडनेस फील करने लगे हैं ये बच्चे। तो एक तो हमें अपने घर का एटमॉस्फेयर जो सबसे पहले ठीक करना होगा। तो जो सबसे मेन इम्पैक्ट रहता है बच्चों में जिनके कारण से मेंटल इश्यूज डेवलप होते हैं, वो उनके माँ बाप के बीच की बॉन्डिंग और उनके माँ बाप का नेचर कैसा है घर पे, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा जो भी सीख रहा है सबसे पहले अपने घर के माहौल को देख के ही सीख रहा है। तो अगर माँ बाप के बीच में झगड़े ज्यादा हो रहे हैं या आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं उन लोगों को यही सलाह देना चाहूंगा कि आप जो भी अपने प्राइवेट डिस्कशंस हैं वो आप बच्चों से अलग जाके अलग कमरे में कीजिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता लग रहा है लेकिन वो बच्चे के मेंटल हेल्थ को काफी इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमें इन चीजों की बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। आजकल हम लोग वर्क में इतना बिजी हो गए हैं माँ बाप की, हम अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, एक एक दो दो बच्चे रहते हैं घर पे, बाकी लोग सपोर्ट के लिए नहीं है, मम्मी पापा दोनों अपने काम में बिजी हैं। तो उन बच्चों को काफी ज्यादा इश्यूज आने लगे हैं, वो अपने आप को लोनली फील करते हैं, वो अपना सारा टाइम मोबाइल या टीवी में बिताते हैं, जिनसे कि उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। तो मोबाइल हमारी रोजमर्रा का एक अच्छा हिस्सा नहीं है, तो हमारे लिए एक मजबूरी है जो हमें यूज करनी पड़ रही है। और उसको अगर हम उसको रिप्लेस करेंगे अपने फैमिली मेंबर्स से, तो वो हमारे लिए हमेशा कभी भी अच्छी कारगर नहीं होगी। तो उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हैं, जो कि बच्चों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तीसरा, छोटे बच्चों को बाहर खेलने के लिए अलाउ करना है, उनको स्कूल भेजने के लिए मोटिवेट करना है। हमें अब कोरोना के लिए वैक्सीनेशन और बाकी सावधानियों को ध्यान रखते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेजना है। तो कुछ पेरेंट्स के मन में अभी भी डर है कि कोरोना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, तो हमें ये उनको समझाना है कि कोरोना से ज्यादा उनको जो साइड इफेक्ट्स मेंटल प्रॉब्लम से होंगे वो ज्यादा इम्पैक्टफुल हैं बच्चों के लिए।
बच्चों को अपने पीयर ग्रुप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो उनके साथ जितना खेल पाता है, जितना हंस पाएगा, वो उनको उतने ही लॉन्ग टर्म पे फायदा करेगा बच्चों के लिए। दूसरा, हमें अपनी डाइट में जंक फूड्स को बहुत कम करना है, क्योंकि जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी गुड स्लीप को इंड्यूस करते हैं, और अगर हमारी स्लीप अच्छी है तो हमें बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम भी कम हो जाती हैं। अगर हमारी स्लीप अच्छी नहीं है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आना, ये सब चीजें एग्रीवेट हो जाती हैं। तो अगर छोटी छोटी चीजों का हमें अपने घर के एटमॉस्फेयर को इम्प्रूव करना है, हमारे पीयर ग्रुप को सपोर्ट करना है, बच्चों को बहुत सारा टाइम देना है, उनको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है। सो अडल्ट्स की जिम्मेदारी बहुत सारी बढ़ जाती है यहाँ पे कि अपने बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, और अगर फिर भी हमें लग रहा है कि उसके बिहेवियर पे चेंजेस आ रहे हैं और वो परसिस्टेंट हैं इन स्पाइट ऑफ डूइंग द रेस्क्यू थेरेपीज, तो फिर हमें एक अच्छे साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिकल पेडियाट्रिशियन से मिलके उनसे सलाह लेनी चाहिए कि हम कुछ और क्या चीजें चेंज कर सकते हैं उनके लिए। जी, थैंक यू डॉक्टर हनीश। डॉक्टर सौजन्या, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है। जैसा हम बात करते हैं कि बच्चों में हाइजीन हैबिट्स एकदम बचपन से ही इनकलकेट करने चाहिए, तो इस बारे में पेरेंट्स को आपकी क्या टिप रहेगी? हाँ, तो एक्चुअली जो हम पहले से इस इंटरव्यू के पहले से हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स। जो माँ बाप होते हैं ये पहले गुरु होते हैं बच्चों के लिए। पैदा जब होते हैं बच्चे तब से हमें देख के ही बढ़ते हैं। तो अगर हम पहले उनको फॉलो करते हैं तो उनको फॉलो करवाना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो हाइजीन हैबिट्स में हम बता सकते हैं कि हम ब्रशिंग से शुरू कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग बिफोर फूड, आफ्टर यूजिंग वॉशरूम और टॉयलेट्स, एंड ऑल्सो बाहर जाके आने के बाद हाथ पैर धो लेना, मुंह धोना, ये सब जो है रूटीन हाइजीन हैबिट्स होते हैं। अभी इसमें एडिशनल जो है, किसी से हम संपर्क करते हैं, कोई घर गेस्ट आते हैं घर पे, या फिर हम कहीं बाहर जाके आते हैं, तो एडिशनली हैंड वॉश कर लेना, या मास्क डिस्पोजिंग। तो हम अगर मास्क पहन रहे तो उसको कहाँ पे हमें स्टोर करना है, कैसे डिस्पोज करना है, ये एडिशनल हाइजीन हैबिट्स हो जाती। तो ये ब्रशिंग से लेके सब चीज जो है पेरेंट्स को रोल प्ले ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके वो इंटरेस्टिंग बनता है। तो इसमें हमको क्या है, म्यूजिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। गाने ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें बेबीज को या बच्चों को मोटिवेट करते हुए उनसे ब्रश करवाना या फिर हैंड हाइजीन करवाने के राइम्स निकले हुए हैं। तो इनका हम ये सोशल मीडिया का एडवांटेज क्या है, हम इसे सही तरह से यूज करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स भी है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया बहुत ही हार्मफुल और डेंजरस है, इसमें अच्छी चीजें, एजुकेटिव बातें भी बहुत सारी है। तो ये जो राइम्स है इसमें हैंड वॉशिंग के स्टेप्स होते हैं प्रॉपरली, सोप कैसे लगाना है, एटलीस्ट 1 to 3 मिनट्स को हम रब करना है हैंड्स को, फिर वॉश करना है। तो इसमें राइम्स बने हुए हैं, तो ये राइम्स को प्ले करते हुए पहले उनको दिखाना है कि देखो मम्मी पापा हम कैसे कर रहे हैं, अभी तुम करके दिखाओ। और जब बेबी करते हैं तो रिवॉर्ड्स देना बहुत जरूरी है। सो उससे क्या होता है, बेबीज को मोटिवेशन मिलता है। तो एक बार बेबी खुद मोटिवेट करके ब्रश करने के लिए आगे आते हैं या हैंड वॉश करने के लिए आगे आते हैं, तो रिवॉर्ड दे। तो उनको बताइए कि एक पैट ऑन द बैक कि वाह बहुत अच्छा किया आपने, यू आर वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड बॉय। सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स गो अ लॉन्ग वे। रिवॉर्ड्स में कभी भी आप चॉकलेट्स, चिप्स, बिस्किट्स मत दीजिए, देन अगेन इट बिकम्स अ नेगेटिव हैबिट। हमेशा बातों से मोटिवेट कीजिए, देन दे विल ट्राई टू, इट विल इम्प्रूव देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, और वो बार बार करना चाहेंगे। मास्क के लिए आई थिंक घर में आपको एक कॉर्नर ढूंढना है जहां पे एडिक्वेट सनलाइट होता है। यूजुअली बालकनीज आर वेरी गुड प्लेसेस क्योंकि वहां पे एडिक्वेट सनलाइट आती है। तो वहां पे आप एक कवर्स रखिए, डिस्पोजेबल कवर्स। आप सिंगल यूज मास्क यूज कर रहे तो उसमें एक अलग कवर में डिस्पोज करिए, और बच्चों को बोलिए कि देखो हम कैसे मास्क घर आते ही वहां जाके निकाल रहे हैं और उसके बाद वहीं पे हैंड सैनिटाइज करके दूसरे रूम में हम आ रहे हैं। अगर आप रियूजेबल मास्क जैसे क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हैं तो उसको वॉश करने के लिए एक और सेपरेट टिन या फिर कवर वहां पे रखिए, और बाद में जाके उसको वॉश करके वहीं सन ड्राई कर सकते हैं। तो ये सब भी आप करते जाइए, आपके पीछे बेबी को लेके जाइए और उनको दिखाइए, एक्सप्लेन करिए कि ऐसे हम कर रहे हैं, आपको भी करना है। एंड टॉयलेट ट्रेनिंग ये सब तो आप 2 साल के बाद ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तभी उनको बताना है कि हमेशा उसके बाद आपको हैंड वॉश करना है। और डिनर टाइम या लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम ऑलवेज वॉश हैंड्स। बाहर जाके आने से बाद पैर धोना, मुंह हाथ धो लेना, ये सब भी हम सिखा सकते हैं। सो दीज आर सिंपल हाइजीन हैबिट्स व्हिच आर इनफ और दे गो अ लॉन्ग वे। थैंक यू डॉक्टर सौजन्या।
सवाल हमारे पास बहुत है, लेकिन समय हमारे पास लिमिटेड है, और इसी के लिए हम आज का ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स डॉक्टर सौजन्या एंड डॉक्टर हनीश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। जागरण डायलॉग का ये एपिसोड आप दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, और साथ ही में ये कुछ ही देर में दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मिलेंगे आपसे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।